A very warm good morning to all of you. This is दीपक कुमार तिवारी. वेलकम टू एमएस कैंपस. दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग 14 जनवरी के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि इंडिया के लगभग सारे एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होगा. आरआरबी, एनटीपीसी, आईबी, एसीआईओ, एसएससी, सीजीएल, डब्ल्यूबीसीएस एंड अदर ऑल एग्जामिनेशन. तो दोस्तों, इस सेशन को एंजॉय करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन में क्लिक कर लो, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए. और वीडियो का भरपूर मजा लें, क्योंकि ये सेशन में नया लाया हूँ विथ पिक्चर्स नॉट विथ एमसीक्यूज़. इसमें हम लोग एमसीक्यूज़ को डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग इसमें ब्रॉड एरिया में डिस्कस करेंगे. तो अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप लोग जाके ले सकते हो. और कोई भी पर्सनल अगर कांटेक्ट करना है तो टेलीग्राम के साथ मैंने इंस्टाग्राम का लिंक डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाके ले सकते हो और मेरे को ज्वाइन कर सकते हो. तो सीज़न का पहला पॉइंट पे हम लोग आते हैं कि अभी फर्स्ट आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल मनाया गया है नुब्रा में. और ये नुब्रा है आपका, नुब्रा वैली है आपका जे.एंड.के में, नॉट जे.एंड.के, लेह में है. क्लियर है, लेह में. तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं कि नुब्रा एडवेंचर क्लब ने अभी ऑर्गेनाइज़ किया है फर्स्ट एवर आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल नुब्रा वैली जो कि लेह में है. ओके. और ये जो फेस्टिवल होगा ये आपका 7 दिन का इवेंट होगा, 7 दिन का इवेंट. और ये प्रमोट करेगा आपका विंटर टूरिज्म इन वैली. जो भी वैली में विंटर टूरिज्म आते हैं, जो भी टूरिज्म वगैरह होता है, जो भी लोग वहाँ पर विज़िट करते हैं, तो उनको प्रमोट करेगा, बढ़ावा देगा उनको. और ये जो आइस क्लाइंबिंग पॉपुलर है किसके लिए? विंटर स्पोर्ट अबॉर्ड एंड अट्रैक्ट एडवेंचर टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेगा. वहाँ पर जो भी बिजनेस है टूरिज्म के प्रति, उसको इंक्रीज़ करेगा. और इसमें लगभग अभी तक 18 पार्टिसिपेंट ने अभी तक भाग लिया है नुब्रा वैली में, जिसमें लगभग 4 औरतें थीं इसमें पार्टिसिपेट किए हैं. और इसके लिए एक्चुअली जैसे आप रॉक क्लाइंबिंग करते हो तो उसके लिए पहले ट्रेनिंग लिया जाता है, उसी तरह आइस क्लाइंबिंग अगर आप करोगे तो उसके लिए भी ट्रेनिंग होता है. तो उस ट्रेनर का नाम क्या था? जो ट्रेनर का नाम था वो था रिग्जिन सेवांग, फिर से सेवांग नामग्याल एंड क्रान कौशिक. तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है. नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं कि 1 प्लैनेट समिट अभी हुआ. 1 प्लैनेट समिट हुआ बायोडाइवर्सिटी के लिए. ओके. तो ये किसने करवाया देखते हैं. तो फ्रांस ने अभी होस्ट किया है चौथा 1 प्लैनेट समिट. कहाँ पर किया है? ये यूएन और वर्ल्ड बैंक ने मिल के किया है. क्लियर है. यूएन का आपका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में एंड वर्ल्ड बैंक का है वाशिंगटन डीसी में. आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसका स्थापना कब हुआ था, वर्ल्ड बैंक का स्थापना कब हुआ था और यूएन का स्थापना कब हुआ था. क्लियर है. उसके बाद हम लोग इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि फ्रांस ने जो अभी ऑर्गेनाइज़ किया है चौथा 1 प्लैनेट समिट, तो ये किया है वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी के लिए. और ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुआ है. और इसका थीम क्या था? इस समिट का जो 1 प्लैनेट समिट था, इसका थीम क्या था? लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर. और इसको ऑर्गेनाइज़ कौन किया था? यूएन, यूनाइटेड नेशन एंड वर्ल्ड बैंक ने दोनों मिलके किया था. और ये पहला बार कब हुआ था? ये चौथा है, ये 4th है. तो पहला कब हुआ था? पहला हुआ था आपका 2017 में. और इस पूरे समिट का फोकस रहेगा बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्वेशन के ऊपर. और ये प्रोटेक्ट करेगा टेरेस्ट्रियल एंड मरीन इकोसिस्टम को. जो भी समुद्र में मरीन सिस्टम रहता है, जो भी जीव जंतु रहते हैं, उसको प्रोटेक्ट करेगा. तो ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है. क्या आप इनको जानते हैं? अगर आप पॉलिटिकल थीम्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इनको बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं. क्लियर है. तो आप मेरे को बताओ. ये आर.एस. शर्मा जी हैं. अभी हेड एम्पावर्ड इनको मिला है पैनल फॉर कोविड-19 वैक्सीन. जो भी कोविड-19
वैक्सीन अभी रिलीज़ किया जा रहा है और मोदी जी ने अभी एक डेडलाइन दिया है कि अप्रॉक्स अप्रैल के लास्ट वीक तक ये कोविड वैक्सीन जो है सबको मिल जाएगा। अभी इन्होंने ऑर्डर दिया 1.1 करोड़ वैक्सीन के लिए। तो ये सबसे पहले किसको मिलेगा वैक्सीन? जिसको मिलेगा जो हॉस्पिटल में है एंड सीवियर कंडीशन में है, ये उनको मिलेगा। तो इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो अभी यूनियन गवर्नमेंट ने एक फॉर्म किया है, एम्पावर्ड कमेटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन के लिए एक कमेटी का गठन किया है। तो जिसको हेड करेंगे आर.एस. शर्मा जी एंड ये कमेटी में लगभग 10 मेंबर रहेंगे जो टॉप हेल्थ मिनिस्ट्री एंड यूडाई एक ऐसा संगठन है जो आधार कार्ड भी इशू करता है। ओके, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसको हेड कौन कर रहा? इसको हेड कर रहा आर.एस. शर्मा जी। इसको हेड कर रहे हैं आर.एस. शर्मा जी, जो कि चीफ हैं ट्राई के चीफ हैं, TRAI के चीफ हैं। इसके बारे में थोड़ा हम लोग और जान लेते हैं कि ये इंश्योर हो गया है कि जो वैक्सीन डिलीवर होगा वो कोविन एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, एक ऐप है, एक एप्लीकेशन है कोविन। तो उस पर सारा अपडेट आपको मिल जाएगा। आप अपने फ़ोन में वो डाउनलोड कर सकते हैं कोविन और वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ आपको सारा वैक्सीन का अपडेट आपको मिलता रहेगा। क्लियर है? और नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोविड-19 के मेंबर कौन है? आर.एस. शर्मा उनके मेंबर हैं। क्लियर है चीज़ें? चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट पासपोर्ट। तो जो पासपोर्ट का रैंकिंग रिलीज़ करता है उसका नाम है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज़ करता है। तो इंडिया का उसमें रैंक है 85वां रैंक है। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो हेनले एंड पार्टनर्स ने अभी हेनले पासपोर्ट रिजल्ट अभी रिलीज़ किया है, जिसमें वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पावरफुल पासवर्ड किसका है? तो वो है आपका टॉप किया है जापान अभी टॉप किया है। और ये बताता है एज पर नंबर ऑफ डेस्टिनेशन दियर होल्डर्स कैन एक्सेस विदाउट अ पीरियड वीज़ा। क्लियर है? तो अभी इंडिया का 85वां रैंक है आउट ऑफ 110 कंट्रीज़ के भीतर। ओके, और इसमें आपको जो स्कोर है 58 फ्री वीज़ा आपको मिलेगा। क्लियर है? तो सबसे टॉप पे है जापान, इंडिया का है 85वां रैंक एंड उसके बाद अगर थर्ड अगर देखा जाए तो सिंगापुर है, फिर साउथ कोरिया है और फिर जर्मनी है। मींस पहले जापान है, फिर सिंगापुर, फिर साउथ कोरिया और फिर जर्मनी है। और इंडिया का रैंक है 85वां। और सबसे ख़राब पोस्ट पे सबसे ख़राब रैंकिंग मिला है सीरिया को, इराक को और अफ़गानिस्तान को। ये तीनों को सबसे वर्स्ट पासपोर्ट रैंकिंग मिला है। तो ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं CBDX सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में हम लोग कुछ यहाँ जान लेते हैं। तो अभी इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है, ई पोर्टल लॉन्च किया है, जहाँ आप कंप्लेंट अपना कर सकते हो टैक्स चोरी का, टैक्स इविएशन के रिगार्डिंग आप लोग वहाँ अपना कंप्लेन दर्ज करा सकते हो। CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो इसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो अभी CBDT दैट इज़ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने अभी रोल आउट किया है एक ऑटोमेटेड डेडिकेटेड ई पोर्टल ऑन ई फाइलिंग वेबसाइट फॉर डिपार्टमेंट टू रिसीव एंड प्रोसेस कंप्लेंट टू टैक्स एविएशन। जो भी टैक्स का चोरी होता है उसके रिगार्डिंग एंड जो फॉरेन अनडिस्क्लोज्ड एसेट रहता है, जो भी फॉरेन का अनडिस्क्लोज जो एसेट डिस्क्लोज नहीं हुआ है, बंद नहीं हुआ है, उसके रिगार्डिंग भी आप लोग कंप्लेंट कर सकते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं बेनामी संपत्ति बिना नाम का प्रॉपर्टी। क्लियर है? और ये अलाउ करेगा फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट रिगार्डिंग जिसके पास पैन कार्ड आधार कार्ड है वो भी कर सकता है, और जिसके पास पैन कार्ड आधार कार्ड नहीं है वो भी कर सकता है। उसके लिए एक एक्स्ट्रा आपसे फॉर्म भरवाया जाएगा।
क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट है हमारा अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन अभी अभी लॉन्च किया गया है। इसका न्यू एडिशन है अटल टिंकरिंग लैब हैंडबुक के जरिए। क्लियर है। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि अटल इनोवेशन मिशन जो कि नीति आयोग ने अभी अभी लॉन्च किया है, न्यू एडिशन ऑफ अटल टिंकरिंग लैब हैंडबुक ATL टिंकरिंग अटल टिंकरिंग लैब हैंडबुक। तो अभी इसका नाम क्या है आपका, द अटल टिंकरिंग लैब हैंडबुक 2.0। ये 2.0 है। क्लियर है। ये न्यू एडिशन है। इसके बारे में जानते हैं। तो ये एक आउटलाइन है, ये जो अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा अभी द अटल टिंकरिंग लैब हैंडबुक हुआ है। तो इसमें क्या क्या मेंशन किया गया है, तो ये एक गाइडेंस है, स्ट्रक्चरल सिलेक्शन एंड इस्टेब्लिशमेंट एंड सेलिब्रेशन एस्पेक्ट ऑफ एम्स, दैट इज़ अटल इनोवेशन मिशन के बारे में ये है कि उसका संरचना कैसे हुआ है, उसका सिलेक्शन कैसे होगा, उसका स्थापना कैसे हुआ है और उसको सेलिब्रेशन कैसे मनाया जाएगा। तो ये चीज़ें आपको नहीं भूलना है। और ये आपको अवेलेबल किया जाएगा एम्स के ऑफिशियल वेबसाइट में, दैट इज़ अटल इनोवेशन मिशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। और ये क्या करेगा, इसका काम क्या है, तो ये प्रोवाइड करेगा, गाइडेंस देगा आपको। स्कूल्स का जो बिल्डिंग है तो उसके बारे में आपको ये हेल्प करेगा जानने के लिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है NECBDC अभी साइन किया है MOU J&K गवर्नर के साथ, जो कि बॉम्बो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो बांस का साहसी कर्मी है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो पहले तो देखते हैं कि कौन सा मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है। तो इसमें इन्वॉल्व है मिनिस्ट्री ऑफ DONER। मेरे को इसके मिनिस्टर कौन है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। कि इसके मिनिस्टर कौन है। तो इसके थ्रू अभी नॉर्थ ईस्ट केन एंड, इसका NECBDC का फुल फॉर्म है आपका, आप लोग नोट डाउन कर लो, नॉर्थ ईस्ट केन एंड बॉम्बू डेवलपमेंट काउंसिल। तो अभी इन्होंने साइन किया है MOU साइन किया है J&K गवर्नमेंट के साथ। और किसके लिए, बॉम्बू एंटरप्रेन्योरशिप एंड बॉम्बो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ओके। और ये बॉम्बो सेक्टर जो भी बांस का सेक्टर है, तो उसको पोटेंशियल के साथ उसको इम्प्रूव करेगा, जो भी इंडस्ट्री है बांस का उसको इम्प्रूव करेगा। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, जैसा कि आप लोग इस स्क्रीन पर देख पाते हैं। और हाँ, अगर आपको इस सेशन का PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे जाना है। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इसका PDF ले सकते हो और अपने तैयारी को एक स्टेप आगे बढ़ा सकते हो। तो अभी MOU साइन किया गया है, किसके लिए, बॉम्बू प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, जो बांस का प्रोडक्शन रहता है उसको इम्प्रूव करने के लिए, एंड इट्स प्रोसेसिंग एंड एसोसिएटेड बिजनेस एंड डेवलप करेगा बॉम्बो इंडस्ट्री को इनटू अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री ऑफ J&K। जम्मू एंड कश्मीर में एक बेहतर इंडस्ट्री जो बॉम्बो इंडस्ट्री है उसको इम्प्रूव करने के लिए। और इसको फ्रेम कौन किया है, अभी जो ये बॉम्बो मिशन हुआ है, तो इसको फ्रेम किया है स्टेट बॉम्बो मिशन ने J&K में, जम्मू एंड कश्मीर में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, दैट इज़ FTP के बारे में जान लेते हैं। तो अभी नया FTP आया है, इफेक्ट में आया है। तो न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी टू कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल से नया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आएगा। उसमें क्या क्या रहेगा देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ये आएगा 1 अप्रैल 2021 से। तो आज तो हमारा 14 जनवरी है, तो लगभग इसमें 3 महीना अभी देरी है। तो ये आएगा 5 साल के लिए, 2021 से 26 तक ये काम करेगा पैनल। और इसके जो हेड रहेंगे वो रहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स, जो कौन है, हरदीप सिंह पुरी जी हैं। और ये 5 साल के लिए रहेंगे। और ये क्या करेगा, जो FTP जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो क्या करेगा, ये स्ट्राइव टू मेक इंडिया अ लीडर इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड चैनलाइज करेगा सिनर्जीज
को एंड करेगा। मर्केंडाइज एंड सर्विस एक्सपोर्ट, जो भी सर्विस एक्सपोर्ट रहता है उसका ग्रोथ करेगा। एंड एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड करेगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ करेगा जिससे नौजवानों को नौकरी मिल सके। क्लियर है? तो ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट देखिए, मोदी जी का लुक ही अवेशम है। तो पीएम मोदी जी अभी एड्रेस किए हैं सेकेंड नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल, जो कि ये फेस्टिवल मनाया जा रहा, मतलब इसका गठन और इसका इस्टेब्लिशमेंट, इसको स्टार्ट किया गया आपका मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड लोकसभा सेक्रेटरीट, ये दोनों मिलके स्टार्ट किए हैं। क्लियर है? तो ये दूसरा एडिशन था, पहला एडिशन हुआ था 2019 में। तो पीएम मोदी जी अभी एड्रेस किए हैं सेकेंड नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल में। और इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा। और ये मनाया जाएगा 12 से 16 जनवरी के भीतर ये मनाया जाएगा। और ये कब मनाया? ये जो बर्थ एनिवर्सरी था, ये इसके आइकॉन है, जो यूथ आइकॉन है स्वामी विवेकानंद, तो उनके बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाएगा। और ये इवेंट में हम लोग क्या क्या मतलब देखेंगे, तो ये इवेंट जो होगा वो कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव होगा, कल्चरल इवेंट होगा। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, तो वो कॉम्पिटिटिव, कुछ में कंपटीशन रहेगा, कुछ में नहीं रहेगा। और मार्शल आर्ट्स जो भी मतलब फाइट वगैरह होते हैं, जैसे कॉकसिन कराटे हैं, फिर से जूडो है, उसके बाद आपका टाइकेंडो, तो ये मार्शल आर्ट्स के फॉर्म है। क्लियर है? तो इसके बारे में फिर से इंटेलेक्चुअल जो भी डिस्क्लोजर रहेगा वो फिर से यूथ आर्टिस्ट, फिर से कैंप्स वगैरह वहाँ लगेंगे, सेमिनार्स लगेंगे, एडवेंचर प्रोग्राम्स होगा बहुत सारा, नेशनल यूथ अवार्ड्स भी उसमें दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें उसमें होगी। नेक्स्ट हम लोग आरबीआई के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो आरबीआई ने अभी कैंसिल किया है द लाइसेंस ऑफ वसंत दादा नागरी सहकारी बैंक। वसंत दादा नागरी सरकारी बैंक है, तो इसका लाइसेंस अभी कैंसिल किया है। क्यों किया है देख लेते हैं। तो 11 जनवरी को ये न्यूज़ आया था कि वसंत दादा नागरी सहकारी बैंक का जो लाइसेंस है आरबीआई ने कैंसिल कर दिया है। तो द बैंक will not be allowed to conduct the business of banking including acceptance of deposit and repayment of deposit। ना ये पैसा ले सकता है और ना ये पैसा दे सकता है किसी को, इसका पावर जो है छीन लिया गया है आरबीआई द्वारा। तो ये अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 56 ऑफ बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट, जो भी बैंक का रेगुलेटिंग एक्ट है, तो उसके अनुसार ये जो सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 56 के अकॉर्डिंग ये बैंक अपने आप को फेल प्रूफ कर रहा है, ये फेल हो गई है इसमें, इसलिए इसे सारा इसका पावर छीन लिया जा रहा। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है, इस बैंक का हेडक्वार्टर है आपका महाराष्ट्र में ओस्मानाबाद महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। तो चीज़ें आपको नोट डाउन करती रहनी है। क्या आप इनको जानते हैं? ये हैं नील सेशन जी। अभी इनका देहांत हो गया है। तो ये कौन थे? तो ये ऑथर थे, ये अमेरिकन रिपोर्टर थे, ये एक फेमस अमेरिकन रिपोर्टर थे और ऑथर थे नील सिहान, जो कि 84 एज में ये इनका देहांत हो गया। और ये वाशिंगटन डीसी के रहने वाले थे। और पार्किंसंस डिजीज़ एक डिजीज़ होता है, एक रोग होता है पार्किंसंस डिजीज़, तो इसके कारण इनका डेथ हो गया है। तो इनके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो इनका एक बुक था, बहुत ही फेमस बुक था, उसका टाइटल क्या था? अ ब्राइट शाइनिंग लाई जॉन पॉल वैन एंड अमेरिका इन वियतनाम। तो ये इनका टाइटल था और ये नेशनल बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और पुलित्ज़र भी इनको प्राइज़ मिला है 1989 में। क्लियर है? 1989 में। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट बनता है
एस वाई कुरैशी जी अभी एक बुक लिखे हैं जिसका नाम है द पॉपुलेशन माइथ। तो इसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो ये फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रह चुके हैं सी वाई कुरैशी जी। तो इन्होंने अभी एक बुक लिखा है जिसका नाम है द पॉपुलेशन माइथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। द पॉपुलेशन माइथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो ये अभी हिट स्टैंड किया है 15 फरवरी 2021 को। अभी लॉन्च होगा, अभी लॉन्च हुआ नहीं है बट इसका टाइटल रिलीज़ हो गया है। क्लियर है। तो ये पब्लिश कौन कराएगा? तो ये बुक पब्लिश होगा हार्पर कॉलिन्स इंडिया द्वारा ये बुक को पब्लिश किया जाएगा। और आपका ये इसमें क्या क्या रहेगा? तो इट इवेलुएट्स इंडियाज़ डेमोग्राफिक्स फ्रॉम अ रिलीजियस प्रोस्पेक्टिव। जो भी जाति के आधार पर, जो भी धर्म के आधार पर, जो भी राजनीति है, डेमोक्रेसी है इंडिया का, इसके बारे में बताया जाएगा। एंड सिक्स टू डिमोलाइज टू बेसिक माइथ्स, दैट इज़ इस्लाम इज़ अगेंस्ट फैमिली प्लानिंग। क्या इस्लाम फैमिली प्लानिंग के अगेंस्ट है? और मुस्लिम रेट ऑफ ग्रोथ इज़ लिक्ड कैप्चर पॉलिटिकल पावर। और क्या मुस्लिम का जो रेट है वो ग्रोथ है तो पॉलिटिकल पावर में कितना हद तक है, और क्या इसमें इम्प्रूव करना चाहिए और क्या इसको सुधारना चाहिए, तो इसके बारे में इसमें लिखा गया है। तो इनका बुक का क्या नाम है? द पॉपुलेशन माइथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो ये चीज़ें आपको जाननी है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का गुजरात सीएम ने अभी अनाउंस किया है न्यू टूरिज्म पॉलिसी। तो जो वहाँ के सीएम है विजय रूपानी जी, गुजरात के सीएम है विजय रूपानी जी। तो अभी उन्होंने अनाउंस किया है न्यू टूरिज्म पॉलिसी। तो ये डेवलप करेगा टू डेवलप एंड एग्यूमेंट टूरिज्म इन सस्टेनेबल मैनर। सतत विकास के लिए ये आपका टूरिज्म को बढ़ावा देगा गुजरात में। तो इसके लिए न्यू टूरिज्म पॉलिसी 2021 से 25 तक ये जो 4 साल का है तो ये फिट किया गया है। ओके। तो ये इनका फोकस किस पर रहेगा? फोकस ऑफ द न्यू पॉलिसी विल बी वोकल फॉर लोकल। ये एक टैग मिला हुआ है, इसके द्वारा ये बूस्ट करेगा एम्प्लॉयमेंट को लोकल लेवल पे। जो भी लोकल स्तर है, लोकल लेवल है, उसमें एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देगा। और ये अट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट को भी बढ़ावा देगा। और विश्व का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है आपका केवड़िया में, और गिर नेशनल पार्क भी यहाँ पर है। और इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी ये है। ठीक है। तो वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्टेडियम भी यहीं पर है। और सी प्लेन सर्विसेज भी है, तो उसके लिए भी होगा। तो ये यहाँ पर सारे जो इंडिया के बाहर के लोग हैं यहाँ पर विज़िट करके आ सकते हैं। और यहाँ पर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट बीच भी है। तो बहुत सारा, और यहाँ पर रिलीजियस प्लेस भी है। तो बहुत सारा यहाँ पर प्लेसेस है जहाँ पर फॉरेनर लोग विज़िट करके यहाँ टूरिज़्म को बढ़ावा दे सकते हैं। टूरिज़्म 2 प्रकार का होता है, एक इंडिया के एक डोमेस्टिक होता है और एक फॉरेन होता है। डोमेस्टिक मीन्स विद इन इंडिया के लोग ही गुजरात में जाके विज़िट करें। और गिर नेशनल पार्क भी यहाँ पर है जो कि एशियाटिक लायन के लिए फेमस है। तो ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है। और ये लास्ट पॉइंट था हम लोग का। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको पहले से ज़्यादा बेहतर मज़ा आता हो। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और ये सेशन अब ऑन द बेसिस ऑफ अपडेशन, ये अपडेट चलते रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।